नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल को समाप्त हो गया। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले उन तमाम छात्रों को मैंने कहा था कि मुख्य परीक्षा की तैयारी बिल्कुल वैसे ही करें जैसे कि आपने पीटी के लिए किया था। पीटी में भी उतना ही दमखम दिखाया था आपने और आपका रिजल्ट हुआ, और अब मुख्य परीक्षा में भी वैसे ही आपको दमखम दिखाना है और वही सारी चीजें पढ़नी है। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो आप लोग एनालिसिस में अभी देखेंगे तो आप लोग कहिएगा कि सर पीटी में हमने जो पढ़ा था वही क्वेश्चन हूबहू आया है, लेकिन यहाँ पे जो छात्र निरंतरता नहीं रख पाए हैं वो बिलो द एवरेज चले गए। बहुत सारे लोग आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि 60 क्वेश्चन 62 क्वेश्चन जो छात्र सही किया है उसका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं होगा। 70 से 75 मैं आपको यहाँ पे अभी कट ऑफ बता दे रहा हूँ। जो मेल कैटेगरी में है और जनरल कैटेगरी में आते हैं छात्र, उनका कट ऑफ 70 से 75 के आसपास रहने वाला है। तो उनका जो कट ऑफ होगा यहाँ पे 70 से 75 के आसपास जाएगा। ये मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक सिनारियो भी दूंगा यहाँ पे जिसमें कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ का वीडियो बना के दूंगा। अभी इस वीडियो के आधार पे मैं सिर्फ आपको एनालिसिस देने वाला हूँ, कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोग मिला लीजिए। और सभी के सभी आंसर जो हैं यहाँ पे लगभग सही दिए गए हैं आपको, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग मिलाइए। हाँ, एक दो क्वेश्चन में अगर लगता है कि ये गलत है तो क्षमा करेंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं और होती हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखें, अपने आंसर्स मिलाएं। अब एक सवाल और उठ रहा है छात्रों का कि भैया बहाली कब आएगी। नहीं, बहाली कब आएगी, चूंकि देखिए ये सब तो हो गया। अब आपको मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जब 2213 पद की बहाली आई थी, कि ये बहाली अभी रुकने वाली नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने भी अपने एक भाषण में बोला है कि बिहार में सिपाही और दरोगा की बहाली को लेकर अभी रेशियो बहुत कम है, हमें इस रेशियो को बढ़ाना है। जहां पे अभी 2000 नई बहाली का प्रोसेस भी आने वाला है, और सिपाही की बात करें तो लगभग 10 से 12 हजार बहाली की प्रक्रिया वहां होने वाली है। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे तो भी यहाँ पे हमारा रेशियो फिर भी बहुत कम है, यानी कि अगले साल भी नई बहाली आएगी। तो इस साल का नोटिफिकेशन कब तक दे दिया जाएगा? तो जैसा कि जो हमारा पैटर्न बताता है, हमारा जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न बताता है कि आपका पीटी होने के बाद मेंस होता है, और मेंस के रिजल्ट आते ही आपके नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो मेंस का रिजल्ट का थोड़ा वेट कर लीजिएगा। जो अभी आज कल एग्जाम हुआ है इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे, जी हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है तो नए नोटिफिकेशन के अपडेट आने शुरू भी हो जाएंगे। खैर, मैंने आपको एक बात और कहा था शुरुआत से ही कि देखिए बिहार में सचिवालय सहायक की बहाली होने वाली है, आने वाली है, नए नोटिफिकेशन गिरने वाले हैं। आप लोगों ने तैयारी करनी है, यहाँ पे आप लोगों को आगे बढ़ना भी है, रुकना नहीं है हार कर कि हमसे नहीं होगा, अब हमसे हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आ गया सचिवालय सहायक का 2187 वैकेंसी आ गया, और ये बिल्कुल इसका एग्जाम पैटर्न जो है ना, जो क्वेश्चन का लेवल है वो बिहार दरोगा जैसा होता है ना। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठा के देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सिर्फ मैथ रीजनिंग को एडिशन किया गया है, तो थोड़ा सा मैथ रीजनिंग पे फोकस भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पीटी में ही आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग छट जाएंगे मैथ रीजनिंग के चलते। तो अब तैयारी शुरू कर दीजिए, और वाईटी एजुकेशन पे आप लोग जुड़ जाइएगा। वहां पे भी आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना टॉपिक वाइज कराने का प्रयास करूंगा, और वो बहुत ही जल्द आपका शुरू भी हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करेंगे इसको लेकर। चलिए अब मैं उन सभी प्रश्नों के ऊपर लेकर चलता हूं आपको, जहां से, जी हाँ, जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और उसके आंसर्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, जरूर माफ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन आप लोग अपने आंसर्स मिला के जाइएगा यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछा गया, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन जो है ये किस परिघटना के कारण है? अब बताइए, जो क्वेश्चन है, जो छात्र लूसेंट पढ़ा है वो आंसर नहीं देगा इसका। देखिए उठा के साइंस का क्वेश्चन, या फिर जो आरआरबी ग्रुप डी वाला जो आपको मैंने बोला था स्पीडी का पढ़ने के लिए साइंस का, उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। उठा के देखिए, एनसीईआरटी सार संग्रह मैंने लास्ट तक बोला कि उसको आप लोग घोट जाइए, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन वहीं का है, अपवर्तन के कारण होता है। आंसर ए कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर भी किया हुआ है, तो आप लोग भी मिलाते चलिएगा यहाँ पे जो भी छात्र आंसर किए हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? देखिए पेपर को क्या किया गया है, यहाँ पे मैं एनालिसिस दे रहा हूं भाई, थोड़ा सा तो बात होगी यहाँ पे, क्योंकि पेपर को किया गया है मॉडरेट टू हाई। अब मॉडरेट टू हाई कहने का मतलब ये है कि आसान नहीं है पेपर और ना ही कठिन है,
ये मॉडरेट है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के लिए। अब मेंस दे रहे हैं, पीटी तो नहीं दे रहे ना, मेंस दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे आसान करने के लिए तो सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध 1915 के बारे में पूछता, लेकिन पूछ दिया कि ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था वो कौन सा देश था, तो भाई बुल्गारिया था, याद रखिएगा। ये बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आंसर मिला लीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, अब ये क्वेश्चन को आसान कर दिया गया है। यहाँ पे बांध से रिलेटेड मैंने आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम पे ना एक वो दिया था, चैट दिया था, जिसमें कि टिहरी बांध के बारे में बताया था। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, तो भगीरथी और भीलगंगा। आंसर ए जिन्होंने किया है, आंसर सही है उनका। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। अब इतना आसान सवाल तो भाई मतलब सिपाही में देना चाहिए था, बट दरोगा मेंस में दिया गया आपको यहाँ पे, तो ये घटती है और ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर का पेपर से क्वेश्चन उठा के हूबहू दिया गया। 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, ठीक है। बट आप लोग अब यहाँ मिलाना है, यहाँ पे देखिए आंसर क्या कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है और ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि हम ब्रांच को लिखते हैं EPDLLF, EPDLFF, है ना। तो आप मास्टर्स को क्या लिखेंगे? अब देखिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो B से +2 जाइएगा यहाँ पे, तो E बनता है। B के बाद C D फिर E आ जाता है, यानी +2 किया तो E बना। अब R से -2 की तरफ जाएंगे, यानी कि R से -2 कीजिएगा, -2 बोल रहा हूँ, तो आपको P मिलेगा। फिर A के बाद यहाँ पे +2 कीजिएगा तो आपको D मिलेगा, B C देन D। तो इस तरह से आपको यहाँ पे +2 -2 का सिनारियो चल रहा है। तो हमें पूछा गया है यहाँ पे कि मास्टर को हम क्या लिख सकते हैं, तो मास्टर को लिख सकते हैं PYBRHP इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ आप 6 पे एक सेमी भुजा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों का रंगा गया 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों का काट यहाँ पे कितने घन ऐसे होंगे जिसमें कि 2 सतहें रंगीन होंगी? आंसर 36 कीजिएगा। 24 करने वाले छात्र यहाँ पे गलत किए हैं, आंसर डी हो जाएगा, 36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे चलते हैं। यहाँ पे तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप चारों का डिवीजन करके देख सकते हैं कौन सा सबसे छोटा संख्या है। तो इतना समय है, काफ़ी 2 घंटा बहुत समय होता है यार ऐसे पेपर सॉल्व करने के लिए। ये कठिन मतलब पेपर नहीं है, आसान पेपर ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैथ आपसे बनेगा ही नहीं। जो छात्र ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है आप लोगों में से, उन लोगों से आराम से बनेगा। जिसका बोलते थे कि लोग छात्र मैथ कमज़ोर है मेरा सर, तो उनसे भी कोई कठिन सवाल नहीं पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब देखिए यहाँ पे जो छात्र आंसर किए हैं, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे कीजिएगा आप लोग, C कृष्णराज तृतीय। और ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है, बिल्कुल आप लोगों को पीटी एग्जाम के समय ही दौरान करवाया गया है। और इस बार तो करीब करीब मेरे वो छात्र हैं जो कि 30-35 स्टूडेंट हैं जो कि मेंस दे रहे हैं, उनसे मैं लगातार टच में हूँ और उन लोगों को मैं यही सारी चीज़ें बताता रहता था कि यहाँ से ये पढ़िए, यहाँ से ये पढ़िए, और देखिए वही सब क्वेश्चन उठ के आया है। अब उनका रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट दे रहे हैं वो लोग, है ना। तो वो भी मैं बताऊँगा आपको और उनसे मिलवाऊँगा भी जल्दी, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोगों ने अगर आंसर यहाँ पे 9 का ए किया है, सोडियम सिलिकेट इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन था कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है? आप NCERT सार संग्रह अगर पढ़ते हैं तो बताइए कि पहले पेज दूसरे पेज में जाते जाते ये आपको आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो आप लोगों ने अगर बी उत्तर किया है 10 का यहाँ पे, तो आंसर बिल्कुल सही है। चौथी यहाँ पे सदस्यों की संख्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित है? तो चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। आंसर यहाँ पे हम बी करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी? अब आपको HCF निकाल देना है यहाँ पे इसका। तो आंसर यहाँ पे अगर आप लोगों ने 11 का उत्तर 24 किया है तो उत्तर बिल्कुल सही है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग गुणनखंड करके उसका पावर बढ़ाते जाते हैं तो आप लोग उससे बनाए गया, तो आपको आंसर 540 का गुणनखंड जो है 24 आएगा। आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग
जलियांवाला बाग घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो 12 का उत्तर आप लोग कीजिएगा सन 1919। ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराया गया है, बोलिए अगर नहीं कराया गया तो मैं अभी यहाँ पे पढ़ाना भी छोड़ दूंगा भाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, बार बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर भी जो छात्र करके गए हैं तो 10-15 नंबर का तो फायदा उनको हुआ है यहाँ पे। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? अब इससे आसान सा प्रश्न तो आपको नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अब बताइए कि इंदिरा गांधी ने इसको आज़ाद करवाया था, ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने अगर 1971 नहीं किया है तो गलत कर जाएंगे वहाँ पे, है ना। 1971 की लड़ाई जो कि भारत पाकिस्तान के बीच हुई, उस दौरान बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला, है ना। तो आंसर यहाँ पे हम डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? ये क्वेश्चन भी आसान है, एक्चुअली ये क्वेश्चन करवाया गया है आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन किया गया है, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। जर्मन सिल्वर, बार बार क्वेश्चन आप लोगों को क्यूज में भी दिया गया है, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 15, प्रश्नों को समझिएगा ना तो लगेगा कि हाँ यार मुझे एग्जाम देना चाहिए था और मैं ऐसे पेपर करके आ सकता था। बस मोटिवेशन की आपको जरूरत थी, वहां पे मोटिवेशन की जरूरत थी, आप लोग सारे क्वेश्चन करके आते हैं आप। सवाल 15 था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो 15 का उत्तर आपने अगर एमाइलेज किया है सॉरी, तो आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया है। बहुत सारे छात्र पेप्सिन करके आए हैं, हम उनको बोला भी था कि ये गलत उत्तर है तो लेकिन मान नहीं रहे थे, मेरी बात हो रही थी उनसे जब, तो ये आंसर गलत है बाबू, यहाँ पे एमाइलेज इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए, तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? अब तो आप इसको ना सॉल्यूशन जो है इसका ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हैं, वैसे तो आंसर 80 होगा, ठीक है, तो 20 रुपये बचाया, 80 रुपये का शर्ट था, ठीक है। अब भाई 25% छूट के साथ, तो आप लोग ने सीधे उत्तर कीजिएगा, जब इससे बनाइएगा तो 20 रुपये ही बचेगा आपके पास, तो ये आंसर आपका सही है, इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। 25% छूट दिए जाने पर एक शर्ट खरीदा गया था, तो उसका दाम क्या रहा होगा, ठीक है, समझ गए, तो उसमें 20 रुपये बचा लिया, तो माइनस कर दिए, और कितने उस मूल्य का शर्ट होगा, तो 80 रुपया होगा। सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे पूछा गया है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन द हाइपोटेनस, यानी कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा यहाँ पे बटे में कर्ण। तो आपको जब भी हाइपोटेनस की बात की जाएगी तो 90 डिग्री ये होता है और ये कर्ण होता है, ये इसका कर्ण होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है, यानी कि इसका लंबाई होता है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या बिठाते हैं भाई, तो tan थीटा के लिए sin थीटा बटे में cos थीटा, यही होता है tan थीटा। तो इसमें बोला गया फॉलोइंग मैच कौन सा सही है, ये इसमें से बताना है आपको। तो 17 का उत्तर जो है हमारा यहाँ पे सीधा दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग इसको सही करते, कोण थीटा के आसन भुजा, है ना, कोण थीटा के आसन भुजा, कोण थीटा के आसन भुजा बटे में ये जो कर्ण है, ये जो कर्ण है ये, और इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आपका जो मैच हमारा सही होता है यहाँ पे, इसलिए सी उत्तर यहाँ पे, सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पे जो है मैच करना है, माफ़ करेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये भी सही है यहाँ पे। और एक का जो है यहाँ पे क्या बनेगा, ये साइन थीटा बनेगा, क्योंकि देखिए जो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा बटे में हाइपोटेनस, ये हमारा साइन थीटा का रूप है। और जो यहाँ पे साइड एडजेसेंट की बात की जाएगी, यानी कि कोण थीटा आसन भुजा बटे में कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस की बात की जाएगी, तो ये बनेगा दोस्तों यहाँ पे कॉस थीटा, ये बनेगा क्या, कॉस थीटा। और ये जो है साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा बटे में साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा, यानी कि कोण थीटा के आसन भुजा जो होगी वो बटे में कोण थीटा के समान वाले भुजा, यानी कि ये बनेगा दोस्तों tan थीटा, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये जो है हमारा मैच जो है, ये आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा यहाँ पे, सी है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए, मिला लीजिएगा इसको, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमी, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कुछ देखिएगा, देखिए हमारे जो देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं जो है अर्धवामन और उच्च उत्पादन वाली किस्में है? तो ये भाई जया इज द राइट आंसर। 18 का उत्तर जिन्होंने किया है बी उत्तर सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यहाँ पे इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है। जी हाँ, पेरम्बूर इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो भाई चंद्रशेखर ने कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 21 है ये, है ना, मिलाते रहिएगा आप लोग। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोजैलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, हाई क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर कर लीजिएगा एंटीसेप्टिक, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनको आयु की गणना गुणनफल जो है 147 है। अब अनुपात दे दिया है और उनका एज का जो मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 147 आएगा, और 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या है ये पूछ लिया गया है। सिंपल सा ही सवाल मैं बोलूँगा इसको, तो आंसर ए कर लीजिएगा, 13:6 रेशियो में आएगा। आंसर 23 पे कीजिएगा, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया। आप लोगों ने शायद बहुत बार इसको बताया होगा और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आंसर यहाँ पे हम करेंगे लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे है हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी रूपांतरित खाद्य पादप है? तो सुनहरा धान इसको कहते हैं, गोल्डन राइस कहते हैं इसको, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि समीर ने कहा, देखिए इंडिकेट कर रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो उसकी बहू होगी, है ना, पुत्र वधू कहते हैं उसको। तो आंसर ए इज द राइट आंसर, यहाँ से नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, एनसीईआरटी सार संग्रह उठा के देखिएगा या लूसेंट उठा के देखिए, वहाँ से क्वेश्चन है या नहीं। मंदक इज द करेक्ट आंसर। जो छात्र लूसेंट पढ़ गया पीटी में ही, मेंस भी उसको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है दरोगा के लिए। मैंने लास्ट ईयर भी बताया था और इस साल भी बता रहा हूँ यही चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय, बताइए नहीं बताया गया है। अब कोई कहेगा यहाँ पे जयपुर, तो आंसर गलत हो जाएगा। कोलकाता तो गलत, नई दिल्ली तो गलत, मुंबई CST इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, सवाल नंबर 28 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आयरन की, देखिए आयरन की डिफिशियंसी आप पूछा गया है, लीड टू, है ना, आयरन की जो कमी है से होने वाले रोग, तो एनीमिया, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 पे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है। आप लोग को क्यूज उठा के देखिए, जितना क्यूज के क्वेश्चन आप लोग करवाया गया है, मैंने ये बोल के करवाया है कि देखिए नहीं लिखा गया है तो ध्यान दीजिएगा, है ना। भूमध्य रेखा जो है किस देश से नहीं होकर गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन जो है भारत इज द राइट आंसर, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, भारत से होकर नहीं गुजरती है। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध, ये डैम से दूसरा क्वेश्चन ही उठ के आ गया, तो किस नदी पर बना है? तो आंसर याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, सतलज नदी। सवाल नंबर नेक्स्ट, देखिए ये वाटरफॉल से क्वेश्चन आ गया, जोग जलप्रपात बताया गया है, इसका हाइट वगैरह सब कुछ बताया था मैंने, याद कीजिए। सब पीटी वाले अगर क्वेश्चन छात्र पढ़ के गए हैं ना, तो उनको मेंस के लिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ा है इस बार। तो जोग जलप्रपात 31 का आंसर कर लीजिएगा, शरावती नदी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 याद रखेंगे, जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट कहूंगा मैं इसको, ठीक है, यहाँ याद रखेंगे, मुनीस अल अरवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब से शुरुआत किया? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए और नहीं छोड़ा होगा। जिन छात्रों का रिजल्ट आ रहा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपने अगर 70 से 75 क्वेश्चन एक्यूरेसी, चूंकि मैथ के चलते मैं थोड़ा सा डाउन आ गया यहाँ पे लेकर इसको, है ना, 75-76 के आसपास आप अगर हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, बता चुके हैं ये क्वेश्चन, आंसर ये हो जाएगा 35। देखिए नकाशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग होता है? तो ये
हाइड्रोजन फ्लोरीन इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अम्ल है ये एक तरह का HF, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आप 35 का उत्तर डी अगर किए हैं तो सही उत्तर किए हैं। सवाल नंबर 36, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है? उठाइए NCERT सार संग्रह पॉलिटी का जो चैप्टर हम है उसमें उठा के देखिए। जी हाँ, कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रावधान आपको कराए गए हैं या नहीं कराए गए हैं, या फिर आप उठाइए क्यूज जो कि आपको टेलीग्राम पे करवाए जाते थे, उसमें ये क्वेश्चन करवाया है या नहीं करवाया है। उठाइए देखिए, मैं सिर्फ प्रमाणों के ऊपर बात करता हूँ, जो चीज़ें हमने कराई है वही सारे क्वेश्चन आए हैं भाई। तो आंसर ए कर लीजिएगा। ये 24वां यहाँ पे है दोस्तों, संवैधानिक संशोधन विधेयक जो था, अमेंडमेंट जो था ये, ठीक है, ये अमेंडमेंट बिल लाया गया था, ये 24वां बिल अमेंडमेंट था, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि सोन नदी का उद्गम स्थल, अब ये कितनी बार आपको बताया है, सोन नदी जो है हमारे क्षेत्र में आता है, ठीक है, और ये जो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश अमरकंटक में है। बी इज द राइट आंसर। अमरकंटक से निकली है रेवा, बताया है आप लोगों को। और अमरकंटक से ना ये नर्मदा, सोन, है ना, आपको नदियाँ निकली हैं, जो जो वहाँ से 3 नदियाँ निकली हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सोन जो है ये उल्टा भी बहता है, ये भी आपको बताया है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था यहाँ पे, बट आसान से सवाल पूछ लिया यहाँ पे आपसे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स का है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे 4.04। ये आंसर करने वाले छात्र गलत उत्तर किए हैं, सी गलत उत्तर हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 39 नंबर। जी हाँ दोस्तों, पूगा वैली, पूगा घाटी लद्दाख में है, ये जिन्होंने उत्तर मारा है सही मारा है। 40 नंबर, देखिए कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है? क्वेश्चन महाजनपद वाले आपको करवाए गए हैं क्यूज में, तो छूटना नहीं चाहिए था। मगध जनपद इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल में अमला का अधिकारी कौन था? तो जमींदार थे। ये क्वेश्चन भी आया चुका है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। मुर्रा नस्ल किसका है? तो ये देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, भैंसों का नस्ल है। गाय और भैंस का नस्ल के बारे में आपको बताया है, याद कीजिए। जो छात्र पढ़ा है वो तो जरूर आंसर करके आएगा, जो नहीं पढ़ा है उसे सिर्फ अगर क्यूज देख के जाता तो भाई 50% तो कहीं नहीं जा रहा था आपका स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। 43 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो जरीवा इज द राइट आंसर। 44 का आंसर डी करेंगे, यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखिए मॉडरेट किया गया है यहाँ पे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा आपको। देखिए 45वां क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैन धर्म का 23वां तीर्थकर, हर बार पूछा गया है सवाल और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है ना। लास्ट तीर्थकर, पहला तीर्थकर और 23वां और 22वां तक का पूछा जाता है एग्जाम में। 22, 23 और 24 तीर्थकर थे इनके। तो पार्श्वनाथ जो थे ये इनके 23वें तीर्थकर थे। तो आंसर यहाँ पे सी जिन्होंने किया है एकदम सही उत्तर हो रहा है उनका, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। 46 सड़क सीमा संगठन, अब देखिए बीआरओ के बारे में हमेशा जो है मैं आपको जो है ना नोटिफिकेशन देता हूँ, जॉब नोटिफिकेशन, इसका वैकेंसी आया भर दीजिए। इसका पूछा गया एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, 1960 में किया गया था। अंकेश्वर कहाँ स्थित है बताइए, क्वेश्चन छोड़ने लायक है ये। बी गुजरात इज द करेक्ट आंसर। करवाया नहीं है आपको, बताइए, नहीं करवाया तो बोलिएगा। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि इतिहास के क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट किया गया है। देखिए अवध राज्य का अंतिम शासक यहाँ पे अगर आपने वाजिद अली शाह लिखा है तो आंसर ए सही है आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 46, ये आपका 47, ये 48 था ना, 48 का। 49 में देखिए मैथ का क्वेश्चन है आपका, ये मैथ का नहीं है, ये एक्चुअली साइंस का क्वेश्चन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v इज द k, यानी कि कांस्टेंट। द वेलोसिटी इज द रिड्यूस बाय 1/3 द इनिशियल वैल्यू, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम अ, तो ये घटेगा है ना, तो ये घटा हुआ है बताया जा रहा है यहाँ पे। तो k/9 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आपने अगर नोट किया है तो आपने उत्तर सही किया है। नेक्स्ट सवाल नंबर 50 पे चलते हैं। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला
में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा धातु केवल पराबैंगनी तरंगों का प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये आंसर कर लेंगे अगर आप लोगों ने उत्तर किया है। जी हाँ, इट्स अ सीजियम। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, सीजियम इज द राइट आंसर। बहुत सारे छात्र यहाँ पे बोलेंगे जिंक है, बट ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर आपका डी होगा, सीजियम इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 पे क्वेश्चन है कि एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ रही है। उत्तर में गया, दाईं ओर फिर मुड़ जाती है, दाईं ओर फिर मुड़ जाती है, फिर 10 किलोमीटर चलती है, फिर बिंदु ओ बिंदु क्यू पर पहुंचता है। यहाँ पे क्यू बिंदु है और ये पी से शुरुआत हो रहा था इसका। तो दूसरा मोड़ लेने के बाद यह वाहन किस दिशा में होगा? तो एक तो ये मोड़ ले चुका है, अब ये दूसरा मोड़ क्यू बिंदु पर पहुंचता है, दूसरा मोड़ लेने पर ये किस तरफ पहुंचेगा? तो ये इसका आंसर करना है। तो पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ा, दाईं ओर मुड़ा 15 किलोमीटर दौड़ा, है ना। ये दाईं ओर मुड़ के 15, यहाँ पे 10, ये 15, ठीक है। ये 10 किलोमीटर दौड़ा, यह पुनः जो है दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से दाहिनी ओर इसका ये क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ से मुड़ेगा तो ये कहाँ की ओर मुड़ रहा है? तो दक्षिण की ओर मुड़ रहा है ना, ये दक्षिण की ओर मुड़ रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे? डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से, है ना। डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से हो जाएगा, दक्षिण की ओर मुड़ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए रीजनिंग का। यहाँ पे जो 6 पारे हैं, यहाँ पे 1 है ये, और यहाँ पे है आपका 4, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, और यहाँ पे ये 3 होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अपोजिट में 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं जो है उस चित्र का घनाकार लपेट में आता है। तो हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, उसको एक खाना छोड़ के बनता है। जैसे अगर 4 का पूछा तो अपोजिट में 5 होता, 3 का पूछा तो 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 का पूछता तो 2 होता, यानी कि 3 का 6, 1 का 2, 4 का 5, ऐसे बनता है ये अपोजिट। तो यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे? 3 का पूछ रहा है, यहाँ पे 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि पूछा गया है कि सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो आंसर कीजिए भाई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो एक तो भाई सही है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर होता तो यहाँ पे हम करते, हाँ। लेकिन ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 और 3 जो है आपका उत्तर यहाँ पे सही है, इसलिए बी उत्तर यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे दोस्तों कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर यहाँ पे आप कर लीजिएगा, दी हाँ, असम इज द राइट आंसर। देखिए ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि यहाँ पे जो है लॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो रोगी होता है, यानी कि जो बीमार आदमी होता है वो होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? तो अस्पताल जाता है। उसके बाद क्या होता है उसका? तो उसके बाद उसको भर्ती किया जाता है। उसके बाद क्या होता है उसका? तो उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? तो उसका निदान किया जाता है, यानी कि उसको डायग्नोसिस किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा मैच होगा यहाँ पे। तो अगर आप उत्तर का बी उत्तर की यहाँ पे तो सही है। सवाल नंबर 57, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, बहुत बार बता चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, ठीक है। बुलर झील जो कि कहाँ है? कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा कि लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों की संख्या 1/10 होती है। तो आंसर डी एकदम बिल्कुल सही उत्तर किया है यहाँ पे आपने, बिल्कुल। क्वेश्चन एक यहाँ पे है देखिएगा कि एक आर्द्र जो दिन के सुबह में यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज प्लेट के क्षैतिज रूप में काटते हैं, है ना, ब्लेड से, तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसाव होती है, रिस कर निकलती है। तो इसका कारण क्या है? तो ये मूल दाब के चलते निकलती है, रूट प्रेशर कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग का
क्या है? तो आंसर यहाँ पे आप बी कीजिएगा, सैन्य इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 61 का आंसर कीजिएगा, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ प्रीवियस का पेपर है, लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे भी जो कि आपको एकदम से नहीं देखे होंगे, तो वैसे भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट लेवल में रखा है पेपर को पूरे। आंसर कीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये आपको बताया जो चुका है क्वेश्चन, IMF इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 63, वह क्रिया जिसमें कि आर्किडिक अधिपादप की एक वृक्ष पर आता है वो क्या कहलाता है? आर्किडिक ग्रोइंग ऑन द इपिक्टिक, है ना, ट्री। तो आंसर कीजिएगा सभोजिता कहलाता है। नेक्स्ट 64 पे, प्राचीन भारत में जंगलवासी नाम किस नाम से जाने जाते थे? तो मलेच्छ इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे जगह पे यहाँ पे निषाद भी उत्तर देखने को मिला है, बहुत सारे छात्र बोल रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न रखिएगा तो देखिए ध्यान से करिएगा आंसर। मलेच्छ और निषाद में दोनों ही जंगलवासी ही हैं, और निषाद जो है एक तरह की जाति है, ठीक है, और ये जंगलवासी के बारे में बोला गया, इसलिए मलेच्छ यहाँ पे आप उत्तर कर सकते हैं मेरे ख्याल से, बट आगे आप देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग कन्फ्यूज़न मत पैदा कीजिएगा। अगर आप लोग को आंसर लगता है निषाद तो आप लोग वहाँ पे भी करके देखिएगा, बाकी तो आंसर वहाँ से मिलेगा तो बताया जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेसा पास यानी कि जो दर्रा है स्थित है? तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है, डेसा पास इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से 66 का आंसर करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? तो पार्थेनियम इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं होता है? तो चालनी नलिका इज नॉट, यह स्वाइप ट्यूब कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट इज द राइट आंसर। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया हुआ है, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट कहलाता है भारत का। ये जो एरिया है यहाँ से गुजरात से लेकर आपके केरल तक का, ठीक है, तो पश्चिमी घाट आप यहाँ से उत्तर कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का यहाँ पे देखते हैं कि क्रेपोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नाइलॉन 6 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, इसको आप लोग ए आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा गया है कि स्वेथिंग, है ना, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो 70 का उत्तर यहाँ पे आप लोगों ने टेबल टेनिस किया है, तो उत्तर बिल्कुल सही है। खेल जगत से क्वेश्चन देखने को मिल गया आखिरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 71 से कि हरितनापुर का उत्खनन कब से कब के बीच में किया गया? तो 1950 से 52 के बीच में किया गया। बी उत्तर कर रहे हैं तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख के मायोपिया समस्या, देखिए मायोपिया के बारे में आपको पढ़ाया है मैंने, है ना, तो आंसर यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं अवतल लेंस, है ना, तो ये जो है निकट दृष्टि दोष का एक उदाहरण है मायोपिया, तो यहाँ से आंसर कीजिएगा अवतल लेंस का आप लोग उपयोग करते हैं इसमें, है ना, दीर्घ दृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। 73 का आंसर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक विशाल जो है ज़मीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है, यानी कि वो बैठा होगा पहले तो, है ना, मान लीजिए बैठा है यहाँ पे किसी जगह पे, 15 सेकंड के बाद वो खड़ा होता है, यानी कि 15 सेकंड यहाँ हो गया और इसके बाद खड़ा होता है ये, है ना, खड़ा होता है कब भाई? और ज़मीन पर बैठने के लिए इसको 11 सेकंड लगता है, तो फिर जो है वो बैठता है जब, तो 11 सेकंड में बैठता है, 11 सेकंड लेता है। यह कुछ उस समय तक प्रक्रिया जारी रखता है जब 98 सेकंड वह अपनी खड़ा होगा, है ना, कितनी बार वो खड़ा होगा ये क्वेश्चन पूछा गया 98वें सेकंड में। तो 15, 11, फिर वो क्या करेगा? खड़ा होगा, है ना, तो फिर बैठेगा 11 सेकंड के बाद, तो यहाँ 15, फिर खड़ा होगा, फिर ऐसे बैठेगा, तो ये कैलकुलेट करना आपको, है ना, टाइमिंग। तो 15, 15, 30, 15, 30, 45 और 11, 11, 11, है ना, 33, तो यानी कि चौथी बार जब 15वां सेकंड आएगा तो क्या करेगा वो, है ना, वो 15 सेकंड लेता है खड़ा होने के लिए, तो खड़ा होगा 15वें चौथी बार, तो उसके बाद तो 103 हो जाएगा, है ना, तो ये कैलकुलेशन है इसका, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपके देखिए बिहार एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो वस्तु है हड़प्पा
हड़प्पा शयन स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा, सूती वस्त्र का हमें कहीं भी जिक्र नहीं मिला है हड़प्पा संस्कृति में। 75 पे चलते हैं, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है? कॉमेट इज द राइट आंसर, अगर आप लोगों ने उत्तर किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 76 का, किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया है? तो ये अरुण कुमार जेटली जी थे उस समय, 2017 के दौरान ये हुआ था कांड, है ना। तो आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा। रेल बजट पहले अलग से पेश किया जाता था, अब उसको आम बजट के साथ ही पेश कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की है? तो नगलपुरम इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, 77 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक गैस CNO के साथ क्रिया करती है परंतु NHCO3 के साथ नहीं, वो कौन सी गैस है? तो वो नाइट्रोजन है। ठीक है, 78 का उत्तर यहाँ पे हम, ठीक है, माफ़ करेंगे, यहाँ पे NO2 के नहीं होगा, ये N2 नहीं होगा, ये तो कर ही रहा है यहाँ पे। CO2 है जो कि नहीं करेगी, ये गैस निष्कासित होती है, याद ध्यान रखिएगा। यहाँ से आंसर ए हो जाएगा 78 का। ठीक है, ए होगा यहाँ पे, सी नहीं होगा, यहाँ मिला लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। जो छात्र यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बता चुके हैं शायद आप लोगों को, अभी 55 क्वेश्चन पे आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द मिसिंग नंबर, इनमें से विलुप्त हुए नंबर को बताना। ये जो नंबर है या बताना आपको। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिए कुछ इस तरह से है, 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7 होगा, और 8 में से 6 घटाइएगा तो आएगा 2, है ना। तो इसका डिफरेंस ले रहे हैं और इसको हम लोग एडिशन कर रहे हैं। तो 7 और यहाँ पे 8 माइनस 6 किए हैं तो 2, और 7 और 2 का गुना कर दिए तो 14 आ गया। एक सॉल्यूशन यहाँ मिल गया। इसी तरह 6 और 3 का एडिशन किए तो 9, और 9 और 2 का डिवीजन किए, मतलब सब्सट्रैक्शन किए तो 9 में से 2 गया 7, तो 9 7 63, उनका मल्टीप्लाई लास्ट में कर दिए तो 63 यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे अब बोल रहा है कि 4 को क्या जोड़े, है ना, 4 में क्या जोड़े कि जो संख्या है वो आए, और 6 और 3 का डिफरेंस कितना है? तो 3 होता है। अब 3 को हमने क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 36 है ना, और इसमें क्या जोड़े कि वो संख्या आ जाए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 79 का आपका आंसर जो है जी 8 होना चाहिए। 8 और 4 12 अगर होता है, और 12 को 3 से गुना करते हैं तब जाके वो 36 होता है। तो 8 और 4 12, तो 8 आंसर होना चाहिए यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 80 पे देखते हैं, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दे दिया गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया, कूट दिया गया एक्चुअली, है ना, कि ब्रेन इज द रिटेन एज द स्टार परसेंटेज प्लस हैशटैग, मतलब इसको कोडिंग किया गया है। बी को स्टार के साथ, आर को परसेंटेज के साथ, और ए को प्लस के साथ, वहीं आई को हैशटैग के साथ, और एन को मल्टीप्लाई के साथ। तो इसी तरह से टीयर को किया गया है ना, वो तो रिटेन एज इस तरह से। तो आप बता रहे हैं कि ट्रेन को हम किस तरह से लिख सकेंगे। तो 80 का उत्तर यहाँ पे अपने छात्रों ने अगर डी किया है तो उत्तर बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, बनाइए उसको। 81, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो 81 का आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास है, सी इज द राइट आंसर। 82 का आंसर कीजिए। टर्म जो है आपका सेरीकल्चर, ये क्वेश्चन आसान सा है। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित था? तो ये याद रखिएगा, रेशम के कीट, याद पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, डी इज द राइट आंसर। 83 का आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग, जी हाँ, कि जलीय खरपतवार क्या है? तो ये क्वेश्चन भी बताया गया आप लोग को, भाई ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों, जी हाँ, आइवोर्निया इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से, आइकोर्निया कहते हैं इसको, ठीक है। 84, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है, तो आंसर कीजिएगा, ईरान नहीं है इनमें शामिल, ठीक है। सार्क में कौन कौन से देश है ये भी बताया था मैंने आपको। 85, दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान जो है मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोश लागू किए गए? तो 85 का आंसर यहाँ पे सी कर लेंगे, शाहजहां इज द राइट आंसर। 86 पे चलते हैं, आंसर करेंगे, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था?
86 का आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा ए, यानी कि पाली भाषा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आसान था। सवाल नंबर 87 दोस्तों, बोला गया है कि 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है? तो आसान से सवाल है, 7/12 भाग होगा, यहाँ से बी इज द राइट आंसर। 88 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ बोला गया है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर, तो ये दोस्तों ये वीकली होते हैं, यानी कि कमज़ोर होते हैं, अट्रैक्ट टू द मैग्नेट पे अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि आंसर यहाँ पे हम डी कर सकते हैं, चुंबक की ओर से क्षण बल जो है आकर्षित होता है, नोट कर सकते हैं। 89 किस मौर्य स्तंभ जो है शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये है संकिशा स्तंभ, जिस पे हाथी है, बाकी पे शेर है, याद रखेंगे। 90 दोस्तों यहाँ से है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने वाले सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रशेल कार्सल हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं। 91 दोस्तों बोला गया 7⁷ इज द डिवाइडेड बाई 4, तो शेषफल क्या होगा? तो आंसर यहाँ पे सी कर लेंगे, इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 92 पे चलते हैं कि तिलैया बांध, देखिए झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बराकर नदी के ऊपर है, ये नोट कर लीजिए, बताया हुआ क्वेश्चन है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1813 चार्टर एक्ट, याद कीजिए, लास्ट में आपको बताया गया ये सब सवाल। नेक्स्ट कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोला गया है कि इन संख्याओं में जो संख्या अगली आएगी वो कौन सी होगी? तो ये इसमें क्या हो रहा है ना कि क्वेश्चन में देखिएगा, पहले ये संख्या लिखा गया, इसमें के बाद ये लिखा गया, तो इसमें क्या विलुप्त हुआ? इसमें विलुप्त हुआ 7, ठीक है। उसके बाद क्या विलुप्त हुआ? इसमें लिखा गया था लास्ट में 4, तो यहाँ पे विलुप्त हुआ 4, यानी कि पहला वाला गायब हुआ, फिर आखिरी वाला गायब हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे जो है इसके बाद क्या गायब होगा? तो हमारा जो संख्या 1 गायब हो गया, यहाँ से देखिएगा इस संख्या में 1 गायब हो गया, ठीक है, यानी कि पहला वाला संख्या गायब हो गया। अब क्या गायब होगा? तो 9 गायब होगा, तो जिसमें 9 गायब है वो आंसर यहाँ पे होगा। तो ये देखिएगा 8 गायब होगा, अब पहला गायब होगा, अब आखिरी वाला गायब होगा यहाँ पे, तो 8 गायब हो गया यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा 5 3 8 2 6 9 हो जाएगा आंसर, यहाँ पे करेक्ट है यहाँ पे, तो नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं, देखिए इसमें पहला वाला गायब हुआ यहाँ से, तो ये आया, इसके बाद आखिरी वाला गायब हुआ इसमें से, तो ये आया, अब इसमें से क्या गायब हुआ? पहला वाला गायब हुआ, तो ये आया, अब इसके बाद इसमें से आखिरी वाला गायब होगा, तो यहाँ पे आएगा ये वाला, बी उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो संख्या होगी ये होगी, बी होगा। नेक्स्ट हम पे है 95 पे, आंसर कीजिएगा यहाँ पे कि कोडरमा, देखिए ये भी झारखंड से क्वेश्चन है, किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो अभ्रक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, अब इसको आप लोग मैच कीजिए, है ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है आपको, सूची 1 और सूची 2 को। तो जो हमारा मैच होगा, ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि संवैधानिक संशोधन हुए थे, ठीक है। तो 101वां संशोधन किस लिए है जाना जाता है? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे, जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको छोटा कर लूँगा यहाँ पे मिलाने के लिए, कि मिलाइए इसको। 101वां जो संशोधन था ये आर्थिक नहीं, आर्थिक नहीं, ये जो है 101वां संशोधन जो हुआ था ये आपके वस्तु और सेवा कर के लगाने के लिए। 102वां संशोधन हुआ था दोस्तों, ये आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। 103वां जो हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जो कि 10% का आरक्षण EWS कैटेगरी के छात्रों को मिलेगा। 103वां अमेंडमेंट था। 104वां अमेंडमेंट जो था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के लिए था, जिसमें कि सीटों की सुविधा का प्रावधान समाप्त कर दिया। दो आंगल सीट थे वो समाप्त कर दिए गए, 104वें अमेंडमेंट में इसको रखा गया था। तो ये कुछ इस तरह से मैच होगा हमारा, तो 3 4 2 1 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। 97 का आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका परिमाण समान रहता है, ये गलत बात है। और अगला क्वेश्चन है मैथ से कि किसी दुकानदार में क्रमशः 5 महीनों के विक्रय पर इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए और इतने रुपए तथा इतने रुपए है उनका जो सामान, तो 6500 के लिए औसत विक्रय
यहाँ पे है छठे महीने के लिए कितना होगा। तो देखिए इसको ना आप 5 से गुना कर लीजिएगा लगभग, और उसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा किससे भाई, 6 में पूछा गया, तो ये लगभग यहाँ हमारा आंसर 5000 के आसपास आएगा, 4991। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन की 99 कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। तो ये तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर थे, है ना, दीनदयाल याद रखिएगा उनका नाम है कुछ इस तरह से, है ना, तेंदुलकर उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का यहाँ पे कि रेगुर मिट्टी का नाम से जाना जाता है काली मिट्टी। ये क्वेश्चन भी कराया जा चुका है। तो प्रश्नों का अगर हम पूरा एनालिसिस करें यहाँ पे, तो दोस्तों एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिलता जुलता था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों ने पीटी के एग्जाम के दौरान पढ़ाई किया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, मतलब कि ऐसा नहीं कि आसान पेपर था, हाई लेवल से ही पेपर लेकर जा सकते हैं आप लोग ऊपर यहाँ पे। तो मॉडरेट से हाई लेवल पे इसको रखेंगे हम लोग। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के छात्र अगर यहाँ एग्जाम दे रहे मेल कैटेगरी में, तो आपने 70 से 75 क्वेश्चन अगर सही किया, मान के चलिए 75 पे मैं टारगेट रख रहा हूँ, 70 इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आयोग को मोह माया लगा आप लोगों पे तो वो घटा सकता है थोड़ा सा, लेकिन 75 क्वेश्चन आप लोगों ने अगर सही किया है तो आपका चयन हो रहा है। अन्यथा आप लोग यहाँ पे ऊपर अगर जाते हैं 76, 77 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन करते हैं, तो आप सेफ स्कोर नहीं, मतलब कंफर्म में रहिए कि आपका पीटी में मेंस में रिजल्ट हो रहा है और आप पीटी के लिए सिलेक्शन हो रहे हैं। बाकी मैं कट ऑफ वीडियो एक अलग से भी बनाऊंगा जो कि आप लोग को जरूर दिया जाएगा आज ही, और उसके लिए अभी तक के लिए इस वीडियो में बने रहें आप हमारे साथ, इसलिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक लाइक और तो ज़रूर कीजिएगा। अगला जो आपका बहाली का प्रक्रिया है दोस्तों, यानी कि बिहार दरोगा जो है कब तक आएगा, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका मेंस का रिजल्ट आ जाने दीजिए, विद इन 10 डेज आपका यहाँ पे रिजल्ट भी, नया वैकेंसी भी अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।